हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपके लाया हूँ क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2024। जो 2000 बोर्ड एग्जाम 2024 की परीक्षा देंगे उनके लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न साइंस के लाया हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है और जीव विज्ञान, तीनों से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 प्रश्न लेकर आया हूँ। यदि आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लेते हैं, इनका रिवीजन कर लेते हैं, तो आपके 15 नंबर कहीं ना जाएंगे, क्योंकि वायरल प्रश्न जो हर बार में बोर्ड में आते हैं ये, और बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे विद सोल्यूशन के साथ। आपका हल भी साथ में देंगे। अच्छे से पूरा वीडियो देखिए। आपको अगर अच्छा वीडियो लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो प्रश्न क्या देखिए, पहला क्या कह रहा है, Fe2O3 प्लस 2L इजकल टू Al2O3 प्लस 2Fe, यानी कह रहा है इस पर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। मतलब जो अभिक्रिया दी आपकी किस प्रकार की है। तो इसमें देखिए, पहले समझिए समीकरण को, रासायनिक समीकरण को समझिए। देखिए FeO3 प्लस 2L, तो इधर क्या हुआ, देखिए जो जो Al है यानी कि एल्यूमिनियम है, जो आप किसको प्रतिस्थापित कर रही है, Fe को, यानी कि जो Fe की जगह कौन ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया और Fe को बाहर फेंक दिया, यानी बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब विस्थापित कर दिया, वो अपना अपना स्थान क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 देश में आपको एक चूज करना पड़ेगा। इसी प्रकार के विकल्पी प्रश्न आते हैं। देखिए, तो देखिए पहला संयोजन प्रक्रिया, विस्थापन प्रक्रिया, वियोजन प्रक्रिया, विस्थापन प्रक्रिया। तो इसमें आपकी कौन सी हो जाएगी, विस्थापन प्रक्रिया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 2022-2023 में वायरल क्वेश्चन है, जो हर बार बोर्ड में आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के लिए। तो ये ऑप्शन नंबर विस्थापन प्रक्रिया होगी। प्रश्न का 2 देखिए, इसमें क्या कर रहा है, कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। देखिए 2017-2023 में पूछा गया। तो देखिए इसमें ट्रिक होती है, जब विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी छलनी, क्षार लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। छलनी एक मतलब एक ट्रिक है। क्षार लाल को नीला कर देता है। तो लाल यानी अब जो क्षार का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। तो उसमें कौन ऑप्शन 7 से अधिक है, 7 से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्षार 7 से ही अधिक ऊपर होता है, नीचे सब अम्लीय होते हैं। देखो इसमें 7 है, मतलब 7 से अधिक है, 10 है, तो यानी कौन ऑप्शन नंबर हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में बहुत अच्छा पूछा गया। देखिए प्रश्न संख्या, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा। शुद्ध जल का आपका पीएच मान बताना है। तो आपको सदैव याद रखना, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। क्या होता है, 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए बोर्ड में कितना वायरल प्रश्न है, 11, 14, 17, 18, 20, 22, 23 में लगातार पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छे से आपको रिवीजन कर लेना है, नोट्स बना लेना है, इनको ये कॉपी पर लिख लीजिए, मेरे साथ वीडियो रोक रोक कर अच्छे से लिख लीजिए, उनका प्रिपरेशन कर लीजिए। 35 नंबर में आपके 15 मार्क्स कहीं ना जाएंगे, क्योंकि हमने मैथ जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से तीनों से लेकर क्वेश्चन बनाए हैं। देखिए प्रश्न क्या 4 क्या गया, निम्नलिखित को अम्लीय लवण है, अम्लीय लवण बताना है। अम्लीय लवण कौन है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 13, 15, 20, 22 में लगातार पूछा गया है। अम्लीय देखिए NaHSO4, यानी कि सोडियम बाई सल्फेट, यानी कि SO4 लगा है। तो देखिए अम्लीय वही होंगे जो SO4 में जिसमें होगा तो अम्लीय होगा। लेकिन देखो सोडियम बाई सल्फेट, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अम्लीय लवण क्या है, सोडियम बाई सल्फेट। प्रश्न संख्या 5 देखिए क्या कह रहा है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, धावन सोडा Na2CO3 इंटू डॉट 10H2O। तो धावन सोडा का सूत्र क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तो नहीं है, क्योंकि इसमें क्या 10H2 जल भी इसमें साथ में लगा है, Na2CO3 डॉट 10H2O। बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, 11, 14, 17, 20, 22 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ समान ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है। तो अभिक्रिया कौन सी करती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएगा कि सोडियम क्लोराइड, ये क्या आप आपस में अभिक्रिया समान ताप पर अभिक्रिया कर लेते हैं, धातु जल के साथ अभिक्रिया समान ताप पर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक। और प्रश्न संख्या देखिए ये वाला, प्रश्न संख्या 7 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है। तो अम्ल जो हाइड्रोजन से ऊपर होगी उसी को वो धातु जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। तो Zn क्या हो जाएगा, इसमें Zn का एक्शन हो जाएगा। जो Zn है हाइड्रोजन से ऊपर है, ये तो सब CuAg और Hg ये क्या सब हाइड्रोजन से नीचे हैं। तो जो प्रबल हैं धातु वही हाइड्रोजन को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, Zn, यानी कि जिंक हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या आपको 8 में लेकर आया हूँ। प्रश्न संख्या 8 इस पर देखिए क्या है, कह रहा है, प्रश्न संख्या आपकी 8 कह रहा है, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है।
एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम मेथ प्रोप, तो यानी कि एथेनॉल, नाल ऑल या नॉल जुड़, एल्कोहल में क्या जुड़ता है, ऑल या नॉल जुड़ जाता है, तो उसमें ऑल और नॉल किसमें है, एथेनॉल, एथेनॉल, तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। ठीक, प्रश्न संख्या 9 देखते क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 9 कहता है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम, इसमें क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, बोर्ड में वायरल क्वेश्चन है, लगातार बोर्ड में आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा IUPAC नाम इसका। IUPAC नाम देखो 11, 14, 16, 17, 19, 23 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा, ये तो हो गया एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, एथेनॉल, एथनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, ये अम्ल है तो अम्ल ही हो जाएगा, एथनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक, प्रश्न संख्या 10 देखते क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है निम्नलिखित में किस यौगिक में कीटोनी समूह है, तो कीटोनी समूह किसमें है बच्चों, दोस्तों कीटोनी समूह किसमें है, तो कीटोनी समूह आपका इसमें हो जाएगा CH3 ओ डबल से डबल बॉन्ड, देखो इधर से CH3 यदि मेथिल 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 इधर है OH लगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मेथिल O। CO जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, CO समूह इसमें जुड़ जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, और कार्बन के साथ 4 बंध ही बन जाएं, देखो इसमें बन गया 3 H, ये मिल गया, इधर से 3 H मिल गया, ठीक, इधर 4 भी मिल गया, यानी कि क्या हो जाएगा CH3 CO CH3। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, अच्छा आपसे इसे प्रिपरेशन कर लीजिए। देखो प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल इसमें बताना आपको क्या है, प्रोपेनॉल है तो नॉल नॉल एथ मेथ एथ प्रोप प्रोप, इतनी कार्बन इसकी दोगुना से 2 अधिक, तो C3H6OH, यानी कि प्रोपेनॉल, ऑल OH समूह है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एथेनॉल, ऑप्शन नंबर ये 11वां का ये वाला हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 12वां देखते हैं। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, देखिए ये पूछ रहा है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसमें निभाता है, मतलब रक्त नहीं, रक्त किसमें ज़्यादातर यूज होता है, तो आपका क्या हो जाता है, श्वसन, देखो उत्सर्जन में नहीं, पाचन में भी, वृद्धि में भी नहीं, तो श्वसन में सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखो वायरल प्रश्न है, देखिए 13, 17, 22 में लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बोर्ड में पूछा गया है। प्रश्न संख्या देखते हैं 13, मानव वक्र का कार्य होता है, मानव वक्र का कार्य क्या होता है, जो वक्र होता है किसका कार्य होता है, पोषण का, श्वसन का, उत्सर्जन का, परिवहन का, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्सर्जन, उत्सर्जन में कार्य करता वक्र का काम होता है, ये याद रखना, बायोलॉजी का है, उत्सर्जन में काम कार्य होता है। ठीक, पादप में जाइलम उत्तरदायित्व है, पादप में जाइलम हार्मोन्स जो है किस काम के लिए यूज होता है, तो क्या होता है, जल के वहन के लिए, जल के वहन मतलब जल का परिवहन करने को, जल को एक स्थान से शरीर की एक टहनी से मतलब जो पेड़ की एक टहनी से दूसरी पेड़ में पहुंचाना ही जल का, जाइलम का कार्य होता है, जल के वहन हेतु, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका ये देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट, देखो वायरल प्रश्न लगाया 19, 20, 22, 23 लगातार पूछा जा रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से इनको लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये आपके 14 जो 15 नंबर आते हैं ऑटोमेटिक अच्छे से हो जाएंगे। देखिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी स्वयं पोषण करने के लिए आपके लिए क्या क्या आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश भी, ये सभी, इसमें ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सभी होगा स्वयं पोषण करने के लिए क्या हो जाता है, इनकी आवश्यकता होती है। अब आगे देखते हैं, आगे 15 तक क्वेश्चन हो गए, अब 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ पर देखिए 16 क्वेश्चन, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से। तो देखिए यकृत स्रावित करता है, यकृत क्या स्रावित करता है, यकृत में देखिए सन 2011, 17, 18 में पूछा गया, लार, जठररस, पित्तरस, अग्नाशय रस, तो यकृत में क्या होता है, पित्ताशय होता है, तो पित्ताशय में क्या होगा, पित्तरस, भाई यकृत में क्या होता है, साइड में जुड़ा होता है पित्ताशय, तो पित्ताशय में नहीं, पित्तरस क्या होगा, पित्तरस स्रावित होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। तो अब प्रश्न संख्या 17वां देखता है, यूरिया का निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण किस काम के लिए होता है, यूरिया को 17, 7, 9, 18 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है ये। तो देखिए यूरिया का निर्माण होता है यकृत के वक्र के लिए, वर्षल अग्नाशय में, तो यूरिया जो यूरिन पदार्थ,
यूरिन पदार्थ यानी कि मूत्राशय, ठीक, ये सब क्या है, यूरिन पदार्थ होते हैं। तो ये क्या होगा, मूत्र जो होता है ये सब यूरिया ही मिलावटी होता है। तो क्या होता है, ये इसमें वक्र होता है, वक्र से ही देखो, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वक्र, यूरिया का निर्माण होता है वक्र में होता है। कहाँ होता है, वक्र में होता है। प्रश्न संख्या आगे देखते हैं, जो आपका 18वां मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। जो मादा लिंग हार्मोन कहलाता है, इसमें कौन सा मादा लिंग हार्मोन कहलाता है, एंड्रोजन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो मादा लिंग हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जनन करता है। देखो मादा यानी कि जनन करता है, तो इसमें आपको याद रखने का तरीका है जनन करता है, तो एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो 13, 17, 18 में पूछा गया लगातार। प्रश्न संख्या 18 क्या है, उस हार्मोन का नाम लिखिए जो बिना इनिशिएशन के बीज रहित फल प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट होगा, चार का ऑप्शन दिए, एथिलीन, ऑक्सीन, जिब्रेलिन और क्लोरोफिन। मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें उस हार्मोन का नाम लिखना है जो निषेचन के बीज रहित बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीन, ऑक्सीन हार्मोन्स पाए जाते हैं किसमें, पेड़ पौधे में, तो ऑक्सीन हार्मोन्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19 देखते क्या है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सन 2013, 15, 17, 18 में लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप अच्छे से इसको तैयार कर लें। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग जल में बदल जाता है, पुंकेश्वर वृत्तिका अंडाशय, तो कौन सा बदल जाता है, अंडाशय, करेक्ट क्या हो जाएगा, अंडाशय। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, अंडाशय, अंडाशय जो होता है निषेचन के बाद फल में बदल जाता है। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो होता है किसमें होता है, अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लिस्मानिया में, किसमें होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईस्ट में, किसमें होगा, ईस्ट में, ईस्ट में। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, इसमें बताना है निम्न में कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मतलब इसमें ये चार ऑप्शन दिए, इसमें कौन जो है मादा का अंग नहीं है, तो अंडाशय है, गर्भाशय है, शुक्रवाहिका है, डिम्बवाहिनी। तो देखिए अंडाशय भी क्या पाया जाता है, मादा जनन तंत्र में पाया जाता है, मादा जनन, ठीक, और गर्भाशय भी पाया जाता है, डिम्बवाहिनी में पाया जाता है, शुक्राशय जो कि इसमें पुरुषों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कौन हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 19, 20, 22, 23 लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही, आप अच्छे से लिख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए अच्छे से, वीडियो रोक कर अच्छे आपसे लिख सकते हैं। प्रश्न क्या देखिए 22 देखिए क्या कह रहा है, दो डीएनए की तंतु आपस में जुड़े होते हैं। दो डीएनए हैं जो तंतु आपस में किस प्रकार से जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बंध द्वारा, या संयोजी बंध द्वारा, या ग्लाइकोसिक बंध द्वारा, या हाइड्रोजन बंध द्वारा। तो देखिए इसमें क्या होगा, डीएनए जो बंध होते हैं हाइड्रोजन बंध द्वारा क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 19, 20, 22, 23 में लगातार पूछा गया, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न का 23 देखो क्या कह रहा है, केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन द्वारा बने होते हैं। तो केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन द्वारा बने होते हैं, कौन से मतलब वो जीव जो न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से द्वारा बने होते हैं, जीवाणु, क्लोरोप्लास्ट, विषाणु, प्रायंस। तो क्या बना होता है, विषाणु, विषाणु जो होता है न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन द्वारा बने होते हैं। 19, 22 में, 20 में लगातार पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 23 तक करवा दिया। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24 क्वेश्चन देखिए, 24 देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी। तो इसमें सूत्र लग जाएगा, देखो 10 सेंटीमीटर है क्या, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी, त्रिज्या आर बराबर क्या होता है, इसमें कौन सा सूत्र, आर बराबर 2f होता है, ठीक। तो एफ का मान 10 सेंटीमीटर, तो देखो फोकस दूरी क्या दी है 10 सेंटीमीटर, तो आर की जगह रख देते हैं, तो 2 गुणे एफ का मान 10 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दी है, आपकी उत्तल दर्पण की क्या बताना है, वक्रता त्रिज्या आपको बतानी है, तो सूत्र होता है आर बराबर 2f होता है, ठीक, संबंध होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। 16, 19, 20 में लगातार पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं,
किसी दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। संदर्भ 14, 15, 16, 17, 19 में लगातार बोर्ड में आ रहा, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। प्लीज़ आपको ये वीडियो अंत तक देखिए, आपके जो 15 मार्क्स हैं कहीं नहीं जाएंगे। देखिए सूत्र इसमें क्या हो जाएगा, किसी दर्पण की तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर आर, एफ बराबर आर प्लस 2, एफ बराबर आर अपान 2 और आर बराबर 2f। इसमें आपको संबंध बताना क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जो वक्रता त्रिज्या है फोकस दूरी की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या जो है जो त्रिज्या है, जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो एफ बराबर आर अपान 2 यानी कि वक्रता जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, एफ बराबर आर अपान 2 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता हुआ है। मतलब कह रहा है किसी एक दर्पण दिया है, ठीक, तो उसमें प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा बनता है, सीधा बनता है, काल्पनिक। तो ये देखिए सीधा और छोटा किसमें बनता है, सदैव उत्तल दर्पण में बनता है। किसमें बनता है, उत्तल दर्पण में। प्रश्न संख्या इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए, इसमें एक चूज करना है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15, 19, 22, 20 में लगातार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए प्रश्न संख्या 27 देखिए क्या है। स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु स्थित होता है। जो स्वस्थ नेत्र है, दूरबिंदु कहाँ पर स्थित होता है, तो स्वस्थ नेत्र का जो दूरबिंदु होता है हमेशा क्या होगा, अनंत। भाई जब स्वस्थ आंखें होंगी तो ऑटोमेटिक दूरी ज़्यादा दूर तक दिखेगा। तो अनंत बिंदु दूरबिंदु कहाँ स्थित होता है, अनंत पर। कहाँ पर होता है, अनंत पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर नहीं, बल्कि अनंत पर। क्योंकि जब आंखें स्वस्थ नेत्र के, जब आंखें अच्छी हैं, स्वस्थ हैं, तो आपको दूरी ऑटोमेटिक अच्छे से आपको दिखेगा। तो प्रश्न संख्या डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे अगला देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या अगला क्या है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है। मतलब जो अच्छी आंखें हैं, आपका निकटतम कितना तक आप अच्छे से देख सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। देखिए वाइल्ड क्वेश्चन है आपका। देखिए 11, 14, 18, 19, 20 में लगातार पूछा गया। तो प्रश्न संख्या ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे प्रयोग किया जाता है। मतलब जब आपको निकट की वस्तुओं का हो नहीं दिख रहा है, बल्कि दूर की वस्तु अच्छे से दिख रही, पास की वस्तु आपको नहीं दिख रहा, तो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, अवतल लेंस। जो निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति है तो उसके लिए अवतल लेंस प्रयुक्त होता है, दूर के लिए उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब निकट के लिए अवतल लेंस हो जाएगा। प्रश्न संख्या, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में गुजरता है तो सौदिक विचलन किसका होता है, इसमें बताना है। जब श्वेत प्रकाश एक जैसा प्रिज्म रहता है त्रिभुज के आकार में, तो उससे जब सफ़ेद प्रकाश को गुजारा जाता है तो जो दूर कौन चीज़ दूर भागता है ज़्यादा, कौन सा कलर जो रंग दूर तक भागता है। तो हमेशा याद रखना विचलन, गौर से आपका जो बैंगनी रंग का है प्रिज्म से क्या होता है, इसका विचलन असौदिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लाल रंग का, पीले रंग का, बैंगनी रंग का, हरे रंग का। तो ऑप्शन नंबर बैंगनी रंग का क्या होता है, विचलन सबसे अधिक होता है। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। देखो तुक्का नहीं लगाना, अच्छे से आपको जब आएगा ना तो ऑटोमेटिक आप प्रश्न देख कर ही उत्तर दे देंगे ये और लगा लेंगे। तुक्का लगाओगे आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। देखिए प्रश्न क्या, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक किसमें अधिकतम होता है, तो इसमें क्या बताना है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है बैंगनी रंग के लिए। देखो बैंगनी रंग का विचलन क्या होता है, सबसे अधिक होता है, ठीक, नहीं अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होता है, ठीक। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बैंगनी रंग के लिए किसका, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। देखो 13, 17, 19, 20 में लगातार बोर्ड में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। 32 प्रश्न क्या कह रहा है, 32 प्रश्न आपको दिखाते हैं। देखिए 32 प्रश्न कह रहा है 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। क्या एक किलोवाट में घंटा में जूल की संख्या कितनी होगी। देखो वाला प्रश्न है 11, 12, 14, 19, 20 में लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। तो जूल की संख्या देखिए कैसे निकालते, 1 किलो में वाट में 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 हो जाएंगे, ठीक। और देखिए और घंटा में मिनट कितने होते हैं, 60, और मिनट 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, यानी कि गुणा कर लो 36, यानी 36 गुणे। और देखिए जीरो कितने जीरो, 3, 2, 5 जीरो, यानी कि 10 की पावर 6, यानी कि 36 गुणे 10 की पावर 3, 2, 5, यानी 36 गुणे 10 की पावर 5 जो जूल की संख्या कितनी हो जाएगी, 36 गुणे 10 की 5। इसमें कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा,
टन 36 गुणा 10⁵ जूल हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11, 12, 14, 19, 20 में लगातार पूछा गया है। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, विद्युत धारा का स्थायी मात्रक क्या है? विद्युत धारा किस में बहती है? एम्पियर में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एम्पियर से में देखिए कैलोरी, जूल, गुलाम, तो इसमें एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत प्रपथ में विद्युत धारा शक्ति को निरूपण नहीं करता है? मतलब इसमें आपको बताना है धारा और शक्ति में संबंध है। ठीक, तो उसमें कौन सा शक्ति को निरूपण नहीं करता, विद्युत शक्ति को निरूपण नहीं करता? तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये इसमें हो जाएगा बी। जो बी आया ये किससे निकलेगा? ये देखो वी बराबर आई आर होता है। ठीक, इससे जब हम हल करेंगे तो अब से आपका क्या निकलेगा? ये सभी सूत्र निकलेंगे। जो नहीं होगा वहीं आपको वो बता देना, जो नहीं बने वहीं रह गया, जो तीनों निकल आए एक रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें 34 में क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, ये क्योंकि इसका आप नहीं निकाल नहीं, इसका नहीं बनेगा। ठीक, प्रश्न क्या 35 देखिएगा, किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रभाव होता है, तो किसी तार में धारा का प्रभाव किसके द्वारा होता है? तो उसमें ये बताना कि तार है, उसमें धारा प्रवाहित की जा रही, तो किसके द्वारा ये धारा का प्रभाव होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, प्रोटॉनों के द्वारा, आयनों के द्वारा, न्यूट्रॉनों के द्वारा। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15, 17, 19 में पूछा गया। तो इसमें देखिए आयनों के द्वारा, प्रोटॉनों के द्वारा नहीं, आयनों के द्वारा भी नहीं, न्यूट्रॉनों के द्वारा नहीं। तो क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। इलेक्ट्रॉन जब होंगे तभी धारा प्रवाहित होगी। मुक्त वो भी इलेक्ट्रॉन, जो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन तो आपको धारा नहीं प्रवाहित कर सकते। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए 35 तक हमने अपने क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करा दी। यदि आप अच्छे से इनको रिविजन कर लेते हैं, सब आंसर 2024 की जो विद्या मास्टर में उन्हीं से अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको इन्हों प्रिपरेशन कर लेना है। यदि आपको 2 नंबर की वीडियो चाहिए, आप किस पर वीडियो अच्छा चाहते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ, किस विषय, इंग्लिश, किस विषय टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगा। यदि अच्छा वीडियो लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं वीडियो इस प्रकार के डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे, ताकि वो आप वीडियो देख सकें, आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। तो वीडियो को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।